ईथन ब्लैक हॉलो कब्रिस्तान के जंग लगे गेट पर खड़ा था। पुराने ओक के पेड़ों से हवा चल रही थी। उनकी शाखाएं शाम के आकाश में पंजों की तरह दिख रही थी। वो सफेद गुलाब का गुलदस्ता पकड़े हुए था। कांटे उसकी हथेली में चुभ रहे थे, जैसे उसका दुख उसके दिल को कुतर रहा हो। एमिलिया, उसकी बहन, बहुत जल्दी चली गई। ब्लैक हॉलो की उनके छोटे से शहर में एक भयानक प्रतिष्ठा थी। बेचैन आत्माओं और अजीब घटनाओं की फुसफुसाहट उसके ऊंचे रास्तों में गूंजती थी। ईथन ने उन पर कभी विश्वास नहीं किया, अब तक नहीं। अब डर पर बेबसी हावी थी। उसे देखना था, भले ही वो सिर्फ उसकी समाधि का पत्थर ही क्यों न हो। लोहे के गेट चेतावनी देते हुए कराहते हुए खुल गए। ईथन अंदर चला गया। कब्रिस्तान की हवा तुरंत ठंडी हो गई। टेढ़े मेढ़े पेड़ों से परछाई फैली हुई थी जो राक्षसी आकृतियों में बदल रही थी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, सन्नाटे में एक उन्मत्त ढोल की तरह। उसकी कब्र कहां थी? जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी नजर एक हलचल पर पड़ी। एक आकृति टूटे हुए समाधि के पत्थरों के बीच खड़ी थी जो बढ़ते अंधेरे में ढकी हुई थी। एक महिला, उसकी पीठ उसकी ओर थी, जो बहते हुए पन्ना रंग की पोशाक में लिपटी हुई थी। ईथन जम गया। अनिश्चित था कि उसे आवाज लगानी चाहिए या वापस मुड़ना चाहिए। महिला ने अभी तक उसे नहीं देखा था। उसका ध्यान एक समाधि के पत्थर पर लगा हुआ था जिसे वो ठीक से नहीं देख पा रहा था। झिझकते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। बजरी की आवाज सन्नाटे में अस्वाभाविक रूप से तेज हो गई। माफ कीजिए, उसने आवाज दी। उसकी आवाज कर्कश थी। क्या आपने ये नाम देखा है? उसने एमिलिया का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम ऊपर उठाया। उसका हाथ कांप रहा था। महिला ने अपना सिर झुकाया। यह हरकत धीमी और सोची समझी थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक क्षण के लिए ईथन कसम खा सकता था कि उनकी नजरें मिली थीं। फिर वो मुड़ी, चुपचाप कब्रिस्तान के बीच की ओर चली गई। ईथन पर एक अजीब सी मजबूरी छा गई। उसे उसका पीछा करना था। हो सकता है, बस हो सकता है, वो जानती हो कि एमिलिया कहां है, या कम से कम उसकी आखिरी विश्राम स्थली कहां है। आशा मकड़ी के धागे की तरह नाजुक उसके सीने में खिल उठी। वो कब्रिस्तान में उसके पीछे चला गया, टूटे हुए स्मारकों और ऊंचे रास्तों से गुजरता हुआ। हवा भारी हो गई, नम मिट्टी और किसी और चीज की गंध से भरी हुई, धातु जैसी, पुराने खून जैसी। पेड़ों से हवा फुसफुसा रही थी। शोकाकुल आहों का एक समूह। पन्ना वाली महिला एक अस्वाभाविक लालित्य के साथ चलती थी। उसकी पोशाक उसके पीछे तरल परछाई की तरह बह रही थी। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर भी हमेशा उसे आगे ले जाती हुई प्रतीत होती थी। हर खामोश कदम के साथ उसे आगे बुलाती हुई, ब्लैक हॉलो के बीच में और गहराई तक। वे एक समाशोधन पर पहुंचे जो उगते चांद की हल्की रोशनी में नहाया हुआ था। बीच में एक विशाल प्राचीन तहखाना था। उसका पत्थर का दरवाजा खुला हुआ था, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। ईथन का खून ठंडा हो गया। वो भयानक निश्चितता के साथ जानता था कि पन्ना वाली महिला उसे कहां ले जा रही है। जैसे ही वे तहखाने के पास पहुंचे, एक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। एक आवाज, धीमी, फिर भी असहनीय उदासी से भरी हुई। ईथन का खून जम गया। वो उस आवाज को जानता था। ईथन, आवाज एक फुसफुसाहट थी जो हवा में बह रही थी। क्या ये तुम हो? वो चारों ओर घूम गया, ध्वनि के स्रोत की तलाश में। पन्ना वाली महिला उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी अजीब तरह से भावहीन था, लेकिन आवाज ये उसी की तरफ से आई थी। एमिलिया, उसने सांस ली। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। क्या हो रहा है? तुम कहां हो? पन्ना वाली महिला, नहीं, एमिलिया ने फिर से अपना सिर झुकाया। उसकी नजर खुले तहखाने के दरवाजे पर टिकी हुई थी। आवाज जब फिर से आई तो करीब थी, अंदर के अंधेरे से निकल रही थी। ईथन, मैं यहाँ हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। एमिलिया चली गई थी। मैंने उसे देखा था। मैंने अलविदा कह दिया था। फिर भी वो यहाँ था। एक पन्ना वाली महिला और तहखाने से गूंज रही उसकी बहन की आवाज से कब्रिस्तान में और गहराई तक खींचा चला जा रहा था। दुख, एक भारी चादर जिसे वो एमिलिया के जाने के बाद से ढो रहा था, उसे निगलने की धमकी दे रही थी। लेकिन दुख के नीचे आशा की एक किरण बनी रही। उसने तहखाने की ओर एक झिझकता हुआ कदम बढ़ाया। उसकी नजर खुले द्वार और उस महिला के बीच घूम रही थी जो उसे यहाँ लाई थी। वो गतिहीन रही। मंद रोशनी में उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी।
उसकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। कुछ ठीक नहीं था। S1 मीडिया ग्रुप। मैन लुकिंग सस्पिशियस, मैन सेंसिंग समथिंग रॉन्ग, कंसर्न्ड मैन इन डार्क सेटिंग एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। शायद ये सच था। शायद किसी तरह एमिलिया जीवित थी। मुझे पता करना था। एमिलिया, क्या तुम अंदर हो? हाँ ईथन, मैं यहाँ हूँ, कृपया अंदर आओ। मैं झिझका। मेरे दिमाग का तार्किक हिस्सा मुझ पर वापस मुड़ने के लिए चिल्लाया। जब तक मैं अभी भी दौड़ सकता था तब तक दौड़ने के लिए। लेकिन दुख, वो बेताब उम्मीद कि किसी तरह ये असली था, सारे तर्क पर हावी हो गई। मैंने तहखाने की ओर एक और कदम बढ़ाया। मेरा हाथ ठंडे नम पत्थर को छूने के लिए पहुंच रहा था। जैसे ही उसने ऐसा किया, पन्ना वाली महिला हिल गई। वो बिना आवाज किए तहखाने में दाखिल हो गई। एक क्षण के लिए उनकी नजरें मिली और उस संक्षिप्त क्षण में ईथन ने इसे देखा। खूबसूरत चेहरे के नीचे छिपा सच। उसकी आंखें, जो कभी अपनी स्थिरता में मनमोहक थीं, अब एक भयावह खालीपन से भर गई थीं। वे मेरी बहन की गर्म, प्यार भरी आंखें नहीं थीं, बल्कि कुछ ठंडा, अंधेरा और अनंत प्राचीन था। डर तेज और ठंडा धूप के कोहरे से छेद दिया। उसे वहां से निकलना था, अभी। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे पैर वहीं जड़ गए, मानो कब्रिस्तान ने ही मुझे बंदी बना लिया हो। मेरे अंदर दहशत फैल गई। मुझे घुटन हुई। मुझे दौड़ने का आग्रह हुआ। ईथन, तुम कहां जा रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहते? तहखाने के अंदर से आवाज गूंजी, अब करीब, एक भयावह मिठास से सजी हुई। उसे बाहर निकलना था, उसे करना ही था। लेकिन तहखाने का प्रवेश द्वार मीलों दूर लग रहा था। रास्ता किसी अनदेखी शक्ति से अवरुद्ध था। निराशा ने उसे जकड़ लिया, उसके डर को हवा दी। मैंने तहखाने की ओर देखा। उसका काला मुंह मुझे पास बुला रहा था। उसके चारों ओर की हवा एक अनदेखी ऊर्जा से चटकने लगी। मुझे उसकी ओर खींच रही थी, जैसे पतंगा लौ की ओर खींचता है। मुझे सोचना था, बाहर निकलने का रास्ता खोजना था, लेकिन समय नहीं था। खिंचाव बहुत मजबूत था, आवाज बहुत मोहक थी। मैं उसके जाल में फंस गया था, विरोध करने में असमर्थ। ईथन तहखाने की ओर लड़खड़ाया। हर कदम उस अनदेखी ताकत के खिलाफ एक भारी प्रयास था जो उसे आगे खींच रही थी। वो बाहर पहुंचा। उसका हाथ पतली हवा को पकड़ रहा था, कुछ ढूंढ रहा था, कुछ भी जिससे वो पकड़ सके, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैं दहलीज के पार लड़खड़ा गया। तहखाने के अंदर की हवा तुरंत ठंडी हो गई, क्षय की बदबू और किसी और चीज से भारी जो मैं ठीक से नहीं बता सका। परछाई चांदनी की टिमटिमाती रोशनी में नाच रही थी, जो विकृत आकृतियों में बदल रही थी, जो मेरे आतंक का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। और फिर एक बहरे धमाके के साथ पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा उसे घेर लिया, पूर्ण और घुटन भरा। ईथन चिल्लाया। उसकी आवाज ठंडे, बेरहम पत्थर से गूंजी। अंधेरे ने निगल लिया। मेरे अंदर दहशत फैल गई, एक ज्वार की लहर जो मुझे अपनी गहराई में डुबो देने की धमकी दे रही थी। मैंने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। मेरी मुट्ठियां ठंडे, कठोर पत्थर से टकराईं, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। मैं फंस गया था। सन्नाटा छा गया, भारी और संपूर्ण। एकमात्र ध्वनि ईथन के अपने दिल की उन्मत्त धड़कन थी। उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ढोल की थाप। वो खुरदरी पत्थर की दीवार के खिलाफ फिसल गया। उसकी सांस उसके गले में फंस गई। वो फंस गया था, प्राचीन तहखाने के अंदर बंद था। किसके साथ? पन्ना वाली महिला के साथ? एमिलिया? इस विचार ने उसके अंदर दहशत की एक नई लहर भेज दी। मैं अकेला था, अंधेरे में किसी ऐसी चीज के साथ फंसा हुआ था जिसे मैं नहीं समझता था। कुछ ऐसा जिसने मुझे मेरी मरी हुई बहन की आवाज से यहां फुसलाया था। जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में समायोजित हुईं, उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। अंधेरे में आंखों का एक जोड़ा चमक रहा था, दरवाजे के नीचे से छनकर आ रही चांदनी की रोशनी को दर्शाता हुआ। वे करीब थे, बहुत करीब, और वे उसे देख रहे थे। आंखें झपकी धीरे धीरे और सोच समझकर, और ईथन कसम खा सकता था कि उसने अंधेरे में एक धीमी, भयावह हंसी गूंजती सुनी। धीरे से हंसता है। उस ध्वनि ने उसकी रीढ़ में कंपी भेज दी, उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े कर दिए। वो फंस गया था, और जो कुछ भी उसके साथ तहखाने में था वो अभी शुरू हो रहा था। सन्नाटा छाया रहा, केवल उसकी खुद की फटी हुई सांसों की आवाज और तहखाने के हर कोने से आती प्रतीत होने वाली कोमल सरसराहट से टूटा।
वो फंसा हुआ था, किसी प्राचीन और दुष्ट चीज के साथ अंधेरे में खोया हुआ था। और कोई नहीं, यहां तक कि फुसफुसाती हवा भी उसकी चीखें नहीं सुन सकती थी।